हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने स्टार्ट की है बिहार प्राइमरी टीचर की प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां लेके आए हैं। तो आज हम इसके सवालों को क्या बनाएंगे? दूंगा बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है पति पत्नी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है पति पत्नी एवं उसके बच्चे। कौन है? पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु। पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले क्या थी? 3 साल पहले 27 साल थी, तथा पत्नी और बच्चे की आयु, बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। कितनी थी? 20 साल थी। पत्नी की वर्तमान आयु, ठीक है, पत्नी की वर्तमान आयु, पति की वर्तमान आयु क्या होगी? क्या कह रहा है? पति की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? पति की वर्तमान आयु। तो ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है पति पत्नी और उसके बच्चे, यानी हस्बैंड, वाइफ और उसका एक बच्चा, इनकी 3 साल पहले, ठीक है, तो बिफोर 3 ईयर, ठीक है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उसका बच्चा की जो औसत आयु है वो कितनी थी? 27। भाई 3 लोग हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी? 3 7 21 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 81, यानी उनकी कितनी है? टोटल 81 वर्ष थी। तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु, अब पत्नी, वाइफ और बच्चे की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो ये 2 लोग, तो 20 दूनी 40। तो अब ये बताओ, 3 साल पहले इनका अंतर कितना होगा? यानी कितना हो जाएगा? 40 में 1 और 4 41, यानी 3 साल पहले जो उस पति की आयु थी, 3 साल पहले पति कितने साल का था? 41 साल का था। कितने साल का था? 41 साल का था, क्योंकि इन दोनों की जो एज है वो कितनी थी? 40 साल थी। तो भाई 41 साल का क्या था? उसका आदमी था। हस्बैंड कितने का था? 41 साल का। अगर 3 साल बाद, यानी वर्तमान कह रहा है ना, वर्तमान का मतलब 3 साल बाद उसकी आयु क्या होगी? तो 3 साल बताओ, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी? 41 की पहले और 3 साल हो गई तो कितनी हो गई? 44 वर्ष। 44 साल है कि नहीं? 44 साल, 44 साल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अगला सवाल क्या है? एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप, एक आयताकार मैदान, क्या है? एक आयताकार मैदान, उसकी भुजा की माप 4 मीटर है, ठीक है, तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम एक आयत बना लेते हैं। ये हमारा आयत हो गया। एक आयताकार मैदान की भुजा 4 मीटर है। ये कितनी है? ये हमारी 4 मीटर हो गई भुजा, तथा उसके विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। तो उसके मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो ये बताओ, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, यानी विकर्ण 5 मीटर है। अब ये बताओ, क्या ये, इसको देखो, इस वाले को, इसको देखो, क्या ये त्रिभुज नहीं है कि नहीं? अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी कि नहीं होगी? पक्का 4 मीटर होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक जैसी होती है। एक जैसी का मतलब बराबर होती है, ठीक है। तो ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो गई। अब ये बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालें, अगर किससे? पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है भाई, अगर ये है, ये कर्ण है, क्या है, ये कर्ण है, तो इस थीटा के आधार, मान लो ये थीटा, अगर हमने इसको थीटा मान लिया, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, लंब की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, लंब की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 16। कितना हो जाएगा, 16 9। तो लंब कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर, तो लंब आ जाएगा 3। लंब कितना आ गया, 3। यानी ये भुजा कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब ये बताओ, ये भी तो 3 ही हो। तो अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। तो हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है और दो भुजाओं का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 4/3 बराबर 12 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, कोई समस्या परेशानी, चलो तो तीसरा सवाल देखते हैं। देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग, दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53, छोटी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, छोटी संख्या क्या होगी। देखो जो लगातार पूर्ण संख्या होगी, सबसे पहले तो हमें ये पूर्ण संख्याएं पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होंगी। क्या पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या है। तो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऐड कर दो। क्या कर दो, जीरो और शामिल कर दो। यानी प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर दो, जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। समझ आई हो, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं हमारी, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनफाइनाइट। तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें जीरो और शामिल कर लेना है। क्या कर लेना है, जीरो और शामिल करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक ये क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हमें लगातार लेनी है। मान लो हमारी, हमें संख्याएं पता नहीं है, मान लो हमारी एक पूर्ण संख्या n है और दूसरी n+1 है। क्या है, एक n है, दूसरी n+1 है। समझ में आया, एक n हो गई और दूसरी n+1 हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, n+1 = 53। तो 2n+1 = 53। 2n बराबर 53 - 1, तो 2n = 52 और n = कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 2 6 = 12। समझ में आया। तो n = क्या आ गया, 26। तो यानी पहली संख्या क्या आ गई, 26 और n+1 = 26 + 1 = 27 और n+1 क्या आ गई, 27, ये आ गई 26। हमसे पूछा क्या है, छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या हमारी 26 है और बड़ी संख्या 27। तो 26, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई समस्या परेशानी, चलो चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल क्या कह रहा है, दो पूर्णांकों का योग
एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक होगा। तो देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, वैसे तीन प्रकार के मान सकते हैं। कितने प्रकार के मान सकते हैं? तीन प्रकार के, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और तुम्हारा न्यूट्रल इंटीजर। क्या होता है? न्यूट्रल इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में प्लस की प्राकृतिक संख्या और नेगेटिव इंटीजर में माइनस की प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं हम, हालांकि प्राकृतिक संख्या माइनस की नहीं होती। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में प्लस और माइनस लगा दो, यानी प्लस की सारी प्राकृतिक संख्याएं ले लो और उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में माइनस लगा दो, और क्या ले लो? जीरो ले लो। क्या ले लो? जीरो ले लो। यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और जीरो क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, तो कह रहा है दो पूर्णांकों का योग कितना है? माना, क्या करेंगे? माना, ठीक है, लेट पहला और पूर्णांक ए व बी, दोनों पूर्णांक क्या है? ए व बी। तो इन दोनों का योग कह रहा है, दो पूर्णांकों का योग बराबर कितना है? -25। कह रहा है एक पूर्णांक 30 है, यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? तो एक पूर्णांक 30 है, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है? a प्लस बी। तो दूसरा पूर्णांक, एक पूर्णांक 30 है तो मान लो b इक्वल टू 30 और -25। तो a बराबर -25 -30 इक्वल टू -55। तो a इक्वल टू, यानी जो तो हमारा दूसरा पूर्णांक होगा वो क्या होगा? -4। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द? अच्छा, इस सवाल को देखो, इस सवाल को हम थोड़ा सा ऐसे ना सॉल्व करके दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। वो क्या तरीका है? देखो जैसे 53 क्या था? 53, यानी कि दो संख्याओं का क्या है? मिक्सचर है। दो संख्याओं को जब हमने ऐड किया है, दो पूर्णांकों को जब हमने ऐड किया है, ए व प्लस बी को हमने ऐड कर दिया है, तभी हमें क्या प्राप्त हुआ है? 53 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग 53, तो छोटी संख्या क्या होगी? मान लो बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। क्या मानना है? बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। अब ध्यान से देखो, अगर 53 का हम आधा करें, क्या करें? 53 का आधा करें तो देखो 26 दूनी 52 होता है। कितना होता है? 26 दूनी 52। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 26 और प्लस 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 26 और 27। यानी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक संख्या 27 होगी और एक संख्या 26 होगी। होगी कि नहीं होगी? बताओ। तो एक संख्या बड़ी है, यानी हमारी 27 बड़ी हो गई और 26 छोटी हो गई। क्या होगी? 27 बड़ी हो गई। तो ए बराबर हमारी क्या हो जाएगी? 27 और बी बराबर हमारी क्या हो जाएगी? 26। तो हमारी छोटी संख्या क्या आ गई? वैसे भी 26 आ जाती। तो ये सब ना करते, ऐसे किया जाता। कोई दिक्कत, परेशानी? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा एक व्यक्ति एक काम को 5/8, यानी एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में करता है। एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में करता है। इस दर पर वह कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा? ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति एक काम को, ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति एक काम को, कोई काम है, ठीक है, 5/8 भाग 10 दिन में पूरा कर लेता है। इस दर पर कह रहा है इसी स्पीड से अगर वो काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा? क्या कह रहा है? कितने दिनों में काम पूरा। तो इसका ये बताओ, इसका जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा? देखो टोटल वर्क हमने मान लिया एक, कितना होगा भाई? एक ही तो होगा। टोटल वर्क, काम एक था और इस एक काम का 5/8 भाग कितना? 5/8। एक का 5/8 भाग उसने 10 दिन में खत्म कर लिया। कितने दिन? 10 दिन में खत्म कर लिया। तो एक यूनिट कब खत्म कर लेगा भाई? इस 5/8 में एक यूनिट कब खत्म करेगा? 10 गुणे, यानी कितने दिन में खत्म कर लेगा? 8/5। 5 × 10 = 16, यानी एक यूनिट
काम का यानी टोटल काम कितने दिन में कर लेगा? 16 दिन में। समझ आया? एक दिन में, अब देखो ध्यान से देखो, यहीं से सवाल खत्म। 10 दिन में 5/8 कर रहा है और 16 दिन में वो पूरा काम कर ही ले रहा है। कितने दिन में? 16 दिन में वो पूरा काम कर ही ले रहा है। तो भाई जो बचा हुआ पार्ट है वो 6 दिन में ही खत्म करेगा ना। 10 दिन में यानी 16 दिन में 10 दिन घटा दो तो कितना बचा? 6 दिन बच गए, यानी 6 दिन में वो काम पूरा कर लेगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यानी काम का 5/8 10 दिन में किया, तो एक पार्ट कितने दिन में करेगा? 8/5, यानी 10/8/5 यानी 16 दिन। जब 16 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा और 5/8 उसने 10 दिन में खत्म कर लिया, तो बचा कितना? 3/5। देखो एक में रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 5/8, तो बराबर 3/8। ये रिमेनिंग वर्क हो गया। क्या हो गया? रिमेनिंग वर्क, यानी 3/8 काम वो 6 दिन में ही तो खत्म कर लेगा। देख लो आगे, 3/8 भाग कितने दिन में खत्म करेगा? भाई एक दिन में, मतलब एक यूनिट काम 16 दिन में खत्म कर रहा है, तो 3/8 यूनिट काम कितने दिन में? 16 गुणे 3/8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 6। तो इस हिसाब से भी तुम्हारा आ जाएगा 6 दिन। चाहे इसे निकाल लो, चाहे वैसे भी। जब 16 दिन में पूरा कर रहा है और 10 दिन में 5/8, तो बचा जितना पार्ट है वो 6 दिन में ही तो खत्म करेगा। कितने दिन में खत्म करेगा? तो चाहे आप इस तरीके से लगा लो, एक तरीका ये है, चाहे ये इससे लगा लो और चाहे दूसरा इससे लगा लो, चाहे यहाँ से सेट कर लो। यहाँ तक तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो इसके बाद चाहे ये वाला पार्ट ले लो और चाहे ये वाला पार्ट ले लो, दोनों में से कोई भी यूज करो। ठीक है? बात समझ में आई? नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा देने। इस टाइप के सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। देखो, किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? क्या कह रहा है? कितने की वृद्धि होगी? भाई बढ़ रहा है, पहले क्षेत्रफल कम था, 50% बढ़ा दिया तो वृद्धि तो होगी ही होगी। लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50% वृद्धि हुई है तो 100% पहले होगा और 50% बढ़ गया तो 150% हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखो सबसे पहले इस तरफ लिख लिया करो पहले, यानी बिफोर, और इस तरफ लिख लिया करो बाद में, यानी आफ्टर। बात समझ में? तो देखो पहले कितना था? पहले मान लो 10%। कितना था? पहले मान लो 10 थी इसकी भुजा। कितनी थी? वैसे 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन हमने कम यूनिट मानी है ताकि हमें सवाल लगाने में आसानी हो जाए। पहले 10 थी, अब देखो इसका जब हम 50% बढ़ा देंगे, 10 का 50% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 यानी 5। तो अब बाद में कितनी हो गई? 15 हो गई। पहले 10 थी, बाद में हो गई 15। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल ही तो कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ेगा। क्षेत्रफल होता है 10 गुणे 10, यानी भुजा गुणे भुजा। तो बाद की भुजा, भाई ये भुजा 10 हो गई, 15, ये भी भुजा 10 से 15 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तब ये बताओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10 दहम 100, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 100 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 225। क्षेत्रफल के लिए दोनों भुजाओं का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? क्षेत्रफल के लिए दोनों भुजाओं का गुणा करते हैं। अब ये बताओ कितनी बढ़ गई? जल्दी बताओ। 125 बढ़ गई ना, किसमें से? 100 में से। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 125%। कितना आंसर आ गया? 125% आंसर है। यानी अब कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 125% की वृद्धि हो गई। समझ आया? नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी? अगला सवाल करें। देखो सवाल नंबर 7, अगर एक बस 3 घंटे में, कितने? 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करो। किसका? दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करो। समझ आया? देखो ध्यान से देखो, करे चाल का अनुपात ज्ञात करो, निकाल लो। कह रहा 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस है।
तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? 1 घंटे में 3 छंग 18 और 3 बचे 15, 65 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में कितना तय कर रही है? 65 किलोमीटर। अब ट्रेन की बारी है, तो ट्रेन का देख लो। ट्रेन देखो 4 घंटे में कितना? 4 घंटे में 300 किलोमीटर तय कर रही है। तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? 1 घंटे में 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, इतने किलोमीटर। तो कह रहा है कि चाल का अनुपात ज्ञात करो। तो बताओ, देखो 1 घंटे में ये 65 किलोमीटर चल रही है और 1 घंटे में ये 75 किलोमीटर चल रही है। तो दोनों की जो चालों का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 65 अनुपात 75। 5 से काटो, 13 बचे 65 और 5 कम 5 पचम 25, कितना हो जाएगा? 5 कम 5 और 2 बचे 25। तो 13 अनुपात 65। क्या है? 13 अनुपात 65 है कहीं? सॉरी, 13 अनुपात 15 है कहीं? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी 13 अनुपात 15। किसी को कोई समस्या इस सवाल में? कोई दुख दर्द? चलो सवाल नंबर 8वां देखते हैं। सवाल नंबर 8वां क्या कह रहा है? भाग के एक प्रश्न में कोई भाग का प्रश्न, ठीक है, क्या है? कोई भाग का प्रश्न। भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना एवं भाजक शेषफल का 7 गुना। भाज्य क्या है? यदि शेषफल 3 है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। तरीका हम बता रहे हैं, क्या तरीका अपनाया जाता है। देखो जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है हमें सिंपल सा वैसे ही करते जाना है। देखो भागफल भाजक का 10 गुना है, याद रखो भागफल भाजक का, ठीक है, भागफल भाजक का कितने गुना है? 10 गुना। भागफल भाजक का 10 गुना, भाजक शेषफल का, देखना भाजक शेषफल का, भाजक शेषफल का 7 गुना, शेषफल का कितने गुना है? 7 गुना, शेषफल का 7 गुना। तो कह रहा है तो भाज्य क्या होगा? भाज्य हमें निकालना, क्या निकालना है? भाज्य हमें निकालना है। और शेषफल दिया है, कह रहा है यदि शेष बराबर कितना हो? 3। यदि शेषफल 3 हो तो भाज्य निकालो। तो बताओ शेषफल कितना है? 3 है और बड़े 7, तो बराबर 7 दिया 21। ये जो 21 आया ये क्या है? भाजक आया है। क्या आ गया? 21 हमारा भाजक आ गया। तो अब ये बताओ भाजक 21 है गुणे 10 बराबर 210। तो ये भागफल कितना आ गया? भागफल आपका 210 आ गया, भाजक 21 आ गया, शेषफल है ही हमारे पास भाज्य। तो लगा दो भाज्य बराबर क्या है? शेषफल के गुणे का फार्मूला है भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में आई? तो बताओ भाजक क्या है? भाजक कितना है? 21 है और भागफल कितना है? 210 है और प्लस शेषफल कितना है? 3 दिया है। तो बस सॉल्व कर दो। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 21 21 441 और 0 है 0 प्लस 3 जोड़ दो, कितना होगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4413, 4413। ऑप्शन है कहीं 4413? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 4413। ऑप्शन नंबर 3 इज द। कोई समस्या, परेशानी, कोई दुख दर्द? आगे चलें? चलो तो देखो सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है जब -1 और -1 को -1 से 100 बार गुणा करते हैं, 100 बार गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या होगा? कह रहा है जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है, 100 बार गुणा किया जाता है तो क्या होगा? -1, मतलब गुणनफल क्या आएगा? ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना जब भी दो माइनस की संख्याओं को क्या आपस में गुणा किया जाता है
या उसमें इवन घात लगी हो, समघात लगी हो। जब भी दो माइनस की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी जब माइनस का गुणा किससे करते हैं, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं, ठीक है। जब माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। समझ गए आप? जब माइनस को गुणा माइनस से करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। और अगर प्लस का गुणा माइनस से करते हैं या माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। तो अब ये बताओ, माइनस का गुणा माइनस से, ठीक है, यदि माइनस का गुणा माइनस से इवन बार करते हैं, कितनी बार, इवन बार, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर प्लस गुणे माइनस और माइनस का गुणा माइनस से, माइनस का गुणा माइनस से और बार करते हैं, कितनी बार, और बार, तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि यदि घात क्या है, यदि पावर तुम्हारी और है, पावर तुम्हारी और है तो नेगेटिव आएगा, और पावर तुम्हारी क्या है, इवन है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ध्यान से देख लो, क्या जब माइनस एक का गुणा माइनस एक में करेंगे 100 बार कर रहे हैं तो ये इवन है। क्या है, ये इवन है, सम है। तो गुणा किया जाए तो गुणाफल क्या होगा भाई, एक का गुणा चाहे जितनी बार कर लो एक ही आएगा। एक का गुणा कितनी भी बार कर लो आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10वां कह रहा है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। यानी 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। सीधी सी लैंग्वेज क्या है कि 1 रुपए में, यानी 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। 2 नींबू, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदता है, 2 नींबू खरीदता है, ठीक है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, यानी 2 नींबू कितने, 1 रुपए में खरीदेगा। तो 1 नींबू कितने में खरीदेगा, 1 नींबू कितने में खरीदेगा, 1/2 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं है? फिर कह रहा है 3 रुपए के हिसाब से बेच देता है। ये तो ये खरीदता है, क्या करता है, ये खरीदता है। अब बेचता किस हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, यानी खरीदता तथा 3 रुपए हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत ज्ञात करो। यानी 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है। सवाल है 3 रुपए के हिसाब से 5 नींबू बेचता है। यहाँ कुछ मिस हो गया है, ठीक है। 3 रुपए के हिसाब से 5 नींबू बेचता है, 5 नींबू, ठीक है। 3 रुपए के हिसाब से 5 नींबू बेचता है तो उसका प्रतिशत, यानी ये बताओ 5 नींबू, 5 नींबू कितने में, 3 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 3 रुपए। 5 नींबू 3 रुपए में बेचता है, याद रहेगा। तो 1 नींबू कितने में बेचेगा, 1 नींबू 3/5 रुपए में बेचेगा। बताओ, बात समझ में आई? ये क्या है, ये बेचता है। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कितने बेचता है, 3/5 रुपए में बेचता है। तो अब क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि उसका ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है उसने कितना लाभ कमाया। क्या कह रहा है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो 1/2 रुपए में क्या करता है, खरीदता है, और बेचता कितने में, 3/5 रुपए में। 3/5 रुपए में एक ही चीज कितने बेच देता है, 3/5 में बेच देता है। तो कितना प्रॉफिट हो गया बताओ, 10 का एलसीएम ले लिया, 6 - 5, यानी 1/10 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, 1/10 रुपए। तो 1/10 और गुणे 10, 100, 10 प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 10%। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, यानी उसे 10% का लाभ। सवाल
दिक्कत परेशानी। चल सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, छोटी संख्या इतनी है तो बड़ी संख्या, बिल्कुल लल्ला लाओ सवाल है, ठीक है। तो अब इधर देखो, मान लो दो संख्याएं ए और बी हैं। क्या है? दो संख्याएं हैं ए और बी है। मान लो हमारी ए बड़ी है और बी छोटी है। क्या है? ए संख्या बड़ी है और बी संख्या छोटी है। दोनों का अंतर दिया है, यानी ए माइनस बी, बड़ी में से छोटी को घटाएं तो ए माइनस बी बराबर कितना दिया? 12, 11 और 73। तो कह रहा है यदि छोटी संख्या ये दी है तो ए माइनस 2, 8, 4, 5, 6, 7, 3। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसको उस तरफ ले जाओ, आंसर आ जाएगा 1, 2, 1, 1, 7, 3 प्लस 2, 8, 4, 5, 6, 7, 3। ऐड कर दो। ऐड करने पर क्या आ जाएगा बताओ? जोड़ो इसको। तो जोड़ने पर आ जाएगा, देखो 3 में 3 जोड़ा 6, 7 में 7 जोड़ा 14 और फिर 2, 6, 2, 8 हो गया। फिर 5 में 1 जोड़ो 6, फिर 4 में 2 जोड़ो 6, फिर 8 में 1 जोड़ो 9 और 2। कितना? 29, 66, 846 है कहीं? 29, 66, 800। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो सवाल नंबर 12। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5, 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या इतनी है तो लड़कियों की, देखो ये बॉयज है और ये गर्ल है, ठीक है। लड़के और लड़कों का अनुपात कितना है? 5:4 है। 5:4 समझ आया? अब क्या कह रहा है? यदि लड़कों की संख्या 2500, लड़कों की संख्या 2500 तो बताओ कितनी गुना है? 5×25 यानी 500 गुना। तो इसमें भी 500 का गुणा कर दो। क्या कर दो? इसमें भी 500 का गुणा कर दो। तो 5 को 20, 2000। लड़कियों की संख्या कितनी आ जाए? 2000। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भाई दोनों हम बराबर ही लेंगे रेशियो, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, इसको अगर इस सवाल को अगर इस तरीके से ना समझ में आया हो तो हम देखो दूसरी तरीके से इसको इस दूसरे तरीके से देखो। इधर बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4 है। तो बॉयज बराबर हो जाएंगे, बॉयज बराबर 5x और गर्ल बराबर 4x। लड़कों की संख्या दी है, यानी 5x बराबर कितना दिया है? 5x बराबर दिया है 2500। तो x बराबर हो जाएगा 5×25, 500, ठीक है। तो अब x का मान आ गया 500, तो इसका मान निकाल लो। तो 4 × 500 बराबर 4×5 20। आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आया? चल नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13 करें 4 लीटर माइनस 1 लीटर और 35 मिलीलीटर कितने के बराबर है? ये सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। देखो ये कह रहा है 4 लीटर को हमें किसमें घटाना है? -1 लीटर और 35 मिलीलीटर को घटाना है। 4 लीटर में 1 लीटर और 35 लीटर को क्या करना है? घटाना है। अरे सवाल दिया हुआ है, बिल्कुल सवाल क्या दिया हुआ है? जैसे 4 लीटर माइनस 1 लीटर और 35 ml। इसका मतलब ये है कि 4 लीटर में 1 लीटर और 35 मिलीलीटर को घटाना है। तो सबसे पहले बात तो 1 लीटर में, देखो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml यानी मिलीलीटर होते हैं। तो ये बताओ हमारे पास ये लीटर में क्वांटिटी दी हुई है और ये लीटर और ml में दोनों में दी हुई है। तो इसको लीटर और ml में बनाओ तो ये 3 लीटर और प्लस कितना हो जाएगा? 3 लीटर प्लस 1000 ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? और ये कितना है? 1 लीटर प्लस 35 ml। अब घटा दो, अब आसानी से आ जाएगा। ml में ml घटा दो, लीटर में लीटर घटा दो। तो 1000 में 35 चला गया तो 965 ml आ गया और प्लस 3 लीटर में 1 लीटर चला गया 2 लीटर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.965 लीटर। क्या हो जाएगा? 2.
2.965 मीटर। ऑप्शन नंबर है कि नहीं? 2. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है एक आयताकार बॉक्स की अंतमा, आयताकार कोई बॉक्स है, बॉक्स का मतलब समझिए घन हो गया, आयताकार बॉक्स का मतलब घन, एक घन है, देखो ये हमारा एक घन है, समझ है क्या है? ये घन है। कर इसकी आयताकार बॉक्स की अंतःमा 1.6 मीटर, 6 मीटर लंबा है। लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर लंबा है। चौड़ा है 1 मीटर चौड़ा है, यानी चौड़ाई इसकी कितनी है? 1 मीटर चौड़ाई है। ये चौड़ा 1 मीटर चौड़ाई, ठीक है, 1 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। आगे क्या कह रहा है? 60 सेंटीमीटर गहरा है, यानी इसकी गहराई कितनी है? 60 सेंटीमीटर गहरा है। 60 सेंटीमीटर ये इसकी गहराई है। समझ में? गहराई कह दो ऊंचाई कह दो, बात एक ही। तो कह रहा है इस घन में, यानी इस आयताकार घन में 20 सेंटीमीटर किनारा वाले कितने घनाकार ब्लॉकों, यानी 20 सेंटीमीटर वाले, 20 सेंटीमीटर वाले भुजा, 20 सेंटीमीटर वाले भुजा के कितने घन इसमें रख दें, इसके अंदर कितने घन रख दें, ताकि जो ये बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, भर जाए। तो अब देखो रखने के लिए सबसे पहले बात, तो इसको रखने के लिए हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा और इसका आयतन निकालना पड़ेगा, और जब इसका आयतन में इसके आयतन को भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? इस तरह के सवालों में इस बड़े का यानी इसका आयतन निकाल लो और इस छोटे वाले का आयतन निकाल लो और बड़े वाले में से छोटे वाले आयतन का भाग दे दो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे हम मान लो आप जिस कमरे में बैठे हुए उस कमरे में हमें गत्ते लगाने हो, क्या लगाना? गत्ते लगाने यानी बॉक्स रखने हो। तो बताओ जितना इसको यानी जितना उसका आयतन होगा उस कमरे का, उतने ही तो छोटे छोटे उसके यानी कमरे में आयतन में ही तो लगाओगे छोटे छोटे। यानी आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती हो, जैसे बोतल, बोतल में 1 लीटर की बोतल होती है तो उसमें 1 लीटर पानी भर सकते हैं, यानी उसमें 1 लीटर ही पानी आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है अगर 1 लीटर की बोतल। तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो अब ये छोटे छोटे बॉक्स कितना स्थान घेरेंगे इसका, तो वही तो इसका आयतन कहलाएगा। इसका आयतन और इसका आयतन, दो इसके आयतन में उसके आयतन को भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमें यूनिट अलग अलग दी हुई है। यूनिट क्या दी हुई है? अलग अलग दी हुई है। तो सबको एक यूनिट में कर लो। किस में कर लो? सबको एक ही यूनिट में कर लो। तो इधर देखो इसका क्या हो जाएगा? ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर में दिया है, तो सबको पहले सेंटीमीटर में बदल लो। तो देखो 1.6 तो इसमें 100 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और ये तो 60 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा तो नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स यानी कितने बॉक्स आ सकते हैं? तो 160 गुणे 60 गुणे 100, बताओ यही तो इसका आयतन होगा। और इसका आयतन क्या होता है? इसका भुजा का क्यूब होता है। ये तीनों भुजाओं का गुणनफल और इसका हो जाएगा भुजा का क्यूब। तो 20 गुणे 20 गुणे 20, आंसर आ जाएगा। देखो 20 पंचे 100, 20 तियां 60, ठीक है, 5 चौको 20 और 4 से काटो 4 चौको 16, 40 आ गए और 4 तियां 12, यानी 120 छोटे छोटे बॉक्स हम भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 120 छोटे छोटे बॉक्स इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अरे चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या, तो देखो 5 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। तो 27 गुणे 5 तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 10 तीन 13, यानी 135 हो गया। यानी 5 संख्याओं का औसत 27 है तो टोटल हो गया 135।
यदि एक संख्या हटा दिया जाए, जब एक संख्या हटा दी गई तो संख्या बची 4 और औसत बचता है 25। कितना बचता है 25, तो 4 25 चुको 100, कितना होगा 25 चुको 100। तो हटाई गई संख्या बता दो, हटाई गई संख्या 135 में 100 घटा दो 35 आ गया। तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। ठीक है, चलो सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर, तो उसकी परिमिति ज्ञात करो। यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और उसका परिमिति मतलब परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो देखो क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर 109 दिया है, तो ए बराबर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 13 मीटर। यानी उसकी एक जो भुजा क्या है, जो एक भुजा है वो कितनी है 13 मीटर की है, और वर्गाकार है तो वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसका जो परिमिति होती है वो होती है 4। फार्मूला क्या होता है 4। ये चारों भुजाओं को जोड़ दो आपस में, तो 4 × 13, 13 चौको 52 इज द राइट आंसर। 52 4 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलो सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है संख्या 12.6543 में अंक 6 का स्थानीय मान है। यानी हमें संख्या 126543 में किसका 6 का स्थानीय मान देखना है। तो हमेशा याद रखना दशमलव के बाद वाली संख्याओं का जब स्थानीय मान निकालते हैं तो देखो दशमलव के एक अंक बाद है तो 6 रखो, और दशमलव के एक अंक बाद है तो कितना हो जाएगा 10 बढ़ाएंगे। और अगर यही 5 का निकालते तो 5 के लिए क्या हो जाता, 5 रखते, दशमलव के 2 अंक हैं तो 100 लगा दो, कितना हो जाएगा 100, तो 5/100 हो जाएगा। 4 का निकालते तो क्या हो जाता 4/1000 हो जाता। और अगर 3 का निकालते तो क्या हो जाता 3 का 3/10,000 हो जाता। यानी जितने अंक बढ़ते जाए उतने जीरो बढ़ाते जाओ। कोई समस्या, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो तो कह रहा है 2 मीटर लंबाई तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत। एक हमारे पास आयत है, 2 मीटर लंबाई है और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है। कितना है 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो इसको भी हमें चेंज, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 50/100 मीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर लो तो 1/2 मीटर। कितना आ जाएगा 1/2 मीटर आ गया। अब ये बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई एल गुणे बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा एल गुणे बी, ए बराबर एल गुणे बी। तो एल कितना है 2 गुणे बी कितना है 1/2, तो बराबर 2 से 2 कैंसिल, 1 मीटर स्क्वायर। आंसर इज द 1 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इन सवालों में कोई समस्या हो तो बता दो, कोई समस्या हो तो जल्दी से बता दो। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सही कर देंगे। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।